नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए टू जेड लर्निंग चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 5 लाख कमाने का। मैंने पिछले 6 महीने में 5 लाख, बल्कि मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा 5 लाख से भी ज़्यादा मैंने कमाया है शेयर मार्केट से। लेकिन क्या मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इस वजह से मैं ये कमा पाया? क्या मेरा किस्मत अच्छी थी? क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ पूरी की पूरी डिटेल शेयर करूँगा इस वीडियो में और आपको आपको पूरे डिटेल समझाऊँगा कि मैंने ऐसा क्या किया था। मैंने कई चीज़ें जो मेरी ठीक रही हैं, उनको भी मैं बताऊँगा। कई चीज़ें जो मेरे को आज लग रहा है कि मैंने वो गलतियाँ की, वो गलतियाँ भी मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो बनाते समय वो गलतियाँ ना करें। तो हमारा जो आज का वीडियो है, उसके बेसिकली 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में मैं आपके साथ अपनी पूरी की पूरी ट्रेड की डिटेल शेयर करूँगा कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, क्या-क्या स्टॉक डिटेल हैं, वो सारी मैं बातें आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे पार्ट में मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजीज़ शेयर करूँगा, जो मैंने ट्रेडिंग के टाइम पे फ़ॉलो की थी। उसमें कई कमियां भी थी, कई अच्छाइयां थी, तो वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लास्ट सेक्शन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी इन 6 महीनों से क्या लर्निंग है, क्या चीज़ों के लिए मैं बहुत प्राउड हूं, जिसकी वजह से मैं ये 5 लाख रुपए कमा पाया, या ऐसी चीज़ों की लर्निंग जो मुझे लगा कि जहां मैंने गलतियां की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद वो गलतियां रिपीट ना करें और अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो जैसा टॉपिक है, तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपसे मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए होंगी। पहली चीज़ कि आप पूरी अटेंशन के साथ मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखिए, ताकि आप कोई चीज़ इम्पोर्टेंट मिस ना करें इसमें। दूसरी चीज़ आपसे ये मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपकी इस वीडियो पे कोई सजेशंस हैं, जहाँ पे आपको लगा कि कोई कमी रह गई है, तो वो भी हमें आप कमेंट के तरीके से बताइए कि भई वहाँ क्या कमी रह गई, ताकि मैं जो अपना अगला वीडियो बनाऊँगा, उसमें उन कमियों से ऊपर आ सकूँगा, मैं उन कमियों को दूर कर पाऊँगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो जैसे मैंने कहा कि पहला पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी ट्रेड की डिटेल्स क्या थी। तो पहली बात तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि भाई मेरे जो हैं 2 ट्रेडिंग अकाउंट है, एक एचडीएफसी सिक्योरिटी के साथ, एक जीरोधा के साथ। दोनों ही मैं यूज करता हूं। ज्यादातर मैं आजकल जीरोधा यूज करता हूं, क्योंकि वो एक सस्ता ट्रेडिंग अकाउंट है और उनका मुझे सिस्टम भी बहुत पसंद आता है। लेकिन एचडीएफसी सिक्योरिटी भी अच्छा है, तो आप कोई भी यूज। तो मैं 2 सेट ऑफ स्क्रीन्स आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि मैंने क्या प्रॉफिट कमाया है। चलिए पहला स्क्रीन देखते हैं, जो एचडीएफसी सिक्योरिटी की है। इसमें जैसा आप देखेंगे कि इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, अदर इनकम जिसमें इंटरेस्ट या डिविडेंड आते हैं, और फिर टोटल आते हैं। तो अगर हम टोटल पे फोकस करते हैं, ये लास्ट वाला जो है, इसमें आपको लगेगा, बड़ा क्लियरली पता लगेगा कि ये 6 महीने में मैंने 2,26,000 रुपए का प्रॉफिट एच डी एफ सी सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कमाया है, बाई ट्रेडिंग। जो भी मेरे स्टॉक थे, मैंने खरीदा बेचा जिनको है, उससे मेरे को 2,26,000 का प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं है कि मुझे सभी जगहों में प्रॉफिट हुआ है। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मुझे 270 का प्रॉफिट था, लेकिन मुझे 56,000 का लॉस भी हुआ है कुछ स्टॉक्स में। फिर डिविडेंड इनकम में आई, तो ओवरऑल मिला के मुझे 2,26,000 का प्रॉफिट हुआ है इसमें। अब बात करते हैं जीरोधा की। जीरोधा की रिपोर्टिंग थोड़ी सी दिक्कत वाली थी, तो मेरे को 2-3 टेबल बनानी पड़ी। तो पहली टेबल जो है, ये आपको ये जो दिख रही है 2,71,000 वाली, ये इक्विटी से मेरे को जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हुए हैं पिछले 6 महीने में। ये जो 21,000 वाला अमाउंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मुझे हुए हैं प्रॉफिट एफ एन ओ सेक्शंस में, जो मैंने ऑप्शंस बेचे हैं। और डिविडेंड जो मुझे उन स्टॉक पे मिला है जो मेरे जीरोधा में थे, वो करीब करीब 14,000 का है। तो ये अगर 4 नंबर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अभी, इनको मैं अगर टोटल करता हूं, तो मेरी जो टोटल प्रॉफिट है पिछले 6 महीने का, वो आता है 5,33,721 रुपए। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो डिटेल जिसने मुझे हेल्प किया है पिछले 6 महीने में 5 लाख रुपए कमाने में। तो ये वो 5 लाख की डिटेल है कि कैसे मैंने कमाया है। बिल्कुल मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा के दिखा रहा हूँ। कोई यहाँ पे कोई बनावटी बात नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर रिपोर्ट मैंने सिस्टम से निकाल के आपके साथ शेयर कर दी है। तो इसमें जो मैंने
अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसमें की पॉइंट्स मेरे जो आपके साथ शेयर करने वाले हुए हैं। पहली बात तो यही, जो मैंने ये जो 5 लाख प्लस का प्रॉफिट कमाया है, किसी भी टाइम पे पिछले 6 महीने में मैंने 20 से 25 स्टॉक से ज्यादा अपने पास इन्वेस्टमेंट नहीं रखे। ओवरऑल मैंने हो सकता है 30-35 स्टॉक खरीदे हों, लेकिन किसी एक टाइम पे मेरे पास 20 से 25 स्टॉक से ज्यादा नहीं थे। और किसी में भी मैंने 2 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट एक टाइम पे नहीं की थी। तो मैंने हमेशा इंडिविजुअल स्टॉक में करीब करीब 1 लाख का ही एक्सपोजर रखा था, लेकिन कुछ स्टॉक में मेरी कन्विक्शन ज्यादा थी तो वो 2 लाख तक चला गया था। तो ये एक पॉइंट आप नोट करिए। दूसरा, मैंने जो एफएनओ है, एफएनओ में सिर्फ 3 ही ट्रेड किए हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत रिसेंटली करना शुरू किया है। इसलिए आप देख रहे थे कि मेरा करीबन 21,000 का ही प्रॉफिट इसमें आया, क्योंकि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। लेकिन अब मुझे जो चीजें मेरे लिए काम की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रेड डिटेल समरी फॉर्म में बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे जो मैंने नंबर आपके साथ शेयर किया 5,33,000 का, वो कंफर्म करता है कि हाँ, मैंने 5 लाख रुपए कमाया है 6 महीने में। अब बात करते हैं कि इस पोर्टफोलियो में 5,33,000 जो मैंने कमाया उसमें किस टाइप के शेयर मेरे थे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे अब आ गया है ये मेरी ट्रेड की और डिटेल। इसमें मैंने आपको स्टॉक वाइज डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि मैंने कौन से स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे थे, उनकी कितनी क्वांटिटी मैंने ओवर टाइम, ओवर ये 6 महीने में खरीदी और बेची, और उसमें मुझे प्रॉफिट क्या हो। तो ये येलो कॉलम लास्ट में आप देख रहे हैं, ये है प्रॉफिट का कॉलम मेरा स्टॉक वाइज। तो अगर मैं पहली लाइन आपको पढ़ के बताऊं, जिसमें हम बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व की, इसके मेरे 45 शेयर मैंने इन टोटल लिए थे। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही 45 शेयर लेके बैठा हुआ था। कभी मेरे पास 10 थे, फिर मैंने उसको 15 कर दिया, फिर 5 बेच दिए, फिर 10 हो गए, फिर 10 और खरीद लिए। इस तरीके से करते हुए मेरी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट थी वो 5,736 थी एक स्टॉक की। और जो बेचे मैंने इसको 6,839 एवरेज प्राइस पे बेचे। तो मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ करीब करीब 50,000 के आसपास का। इसी तरीके से बाकी स्टॉक, जैसे इंडसइंड बैंक है, आप और फर्दर आ जाएं तो एचडीएफसी एएमसी है, नेस्ले इंडिया है, एमजीएल है, टाटा मोटर्स है, टाइटन है, कोल इंडिया है। तो ऐसे ये काफी सारे स्टॉक्स मैंने जैसे आपके साथ ये पूरी डिटेल शेयर किए हैं। ये जीरोधा की मेरी डिटेल है, क्योंकि जीरोधा से मैं ये एक्सेल में रिपोर्ट निकाल पाया था, इसलिए आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। एचडीएफसी की रिपोर्ट काफी कॉम्प्लेक्स थी। उसकी रिपोर्ट में अगर मैंने बजाज फिनसर्व की जैसे मान लिया 5 बार में 10 शेयर खरीदे हैं, तो 5 लाइनों में एक सौ, तो कई पेजेस में रन कर रहा था। तो मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता था, मैं इसको सिंपल ही रखना चाहता था। तो आपको इससे ये आइडिया लग गया होगा कि मैंने किन किन स्टॉक को कब कब किस किस प्राइस पे खरीदा और कैसे बेचा। उस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आपको एक कंफर्ट देगी कि हाँ, ये रियल स्टॉक ही हैं, और ये मैंने रियल में 5 लाख रुपए पिछले 6 महीने में कमाए हैं। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, जो मेरा सेकंड पार्ट था वीडियो का, जिसमें हमने कहा कि ठीक है, ये तो हो गया जो हो गया 6 महीने में। इस सारी इंफॉर्मेशन से हमने आपको एक कॉन्फिडेंस दे दी कि हम रियल रियल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिल्कुल। और प्रॉफिट के अमाउंट स्टॉक बाय स्टॉक और टोटल में हमने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन ऐसा मैंने किया क्या जिस वजह से मुझे ये 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज होनी है वो तो हो गई, लेकिन जो स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की थी, जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, उसकी बात करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसी से आपको कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज होपफुली मिलेंगे, जो आप अपने पोर्टफोलियो में भी ला सकते हैं। और जैसे मैंने 5 लाख कमाया, तो हो सकता है आप भी 5 लाख, आप हो सकता है 5 से भी ज्यादा कमा सकें। तो ये स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं, जो मैंने फॉलो की थी। अब ये सही है गलत है, ये आप खुद जज कीजिए। मैंने इनको फॉलो किया, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे पिछले 6 महीने में ये 5 लाख का बम्पर प्रॉफिट हुआ है। अब पहली पहली बात, पहले पहला डिसिप्लिन मैंने ये रखा था कि मैंने हमेशा जो भी बाइंग की थी वो बाइंग डिप पे की थी। जब स्टॉक मार्केट थोड़ी नीचे थी या स्टॉक नीचे जा रहा था, तब मैंने खरीदा। और मैंने जब भी खरीदा, उसको मैंने एक ही लॉट में नहीं खरीदा। मैंने ये नहीं कि अगर मुझे 50 शेयर एचडीएफसी एमसी के लेने हैं तो मैंने 50 एक ही बारी में ले लिए, नहीं। मैंने 10 पहली बार में लिए, फिर 10 और ले लिए, फिर 15 और ले लिए, ऐसे करके मैंने 50 शेयर खरीदे। जैसे जैसे मतलब प्राइस कम हुआ, जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी लगी, मैंने वो खरीदे। तो मैं जनरली बाइंग को अपने 4 से 5 लॉट में स्टैगर करके खरीदता हूँ। मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए? तो मैं कई चीजें देखता हूँ। तो टेक्निकल चार्ट्स में मैं देखता हूँ आरएसआई,
आरएसआई आपको इंडिकेट करता है कि कौन सा स्टॉक ओवरबोट जोन में है और कौन सा ओवरसोल्ड जोन में है। तो जब भी कोई शेयर ओवरसोल्ड जोन में होता है तो प्राइसेस कम हो रखे होते हैं उसके, तो उस समय मैं उसको काफी केयरफुली वॉच करता हूं और उधर से मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि किस शेयर में मैं पैसा लगाऊंगा। मैं करीब करीब आरएसआई स्कोर जब किसी स्टॉक का 40 या उससे नीचे होता है तो वो मेरे रडार में आ जाता है, मैं उसको स्टार्ट ट्रैक करना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद परचेज फिर मैं उसकी करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी चीज मैं देखता हूँ कि जो 52 वीक हाई या लो होता है उसको मैं बड़े क्लोजली ट्रैक करता हूँ। जब भी कोई शेयर 52 वीक हाई के नजदीक आने लगता है तो मैं उसको बेचना शुरू कर देता हूँ। अगर कोई शेयर 52 वीक लो के पास है तो मैं उसको खरीदना शुरू कर देता हूँ। और मैं ये जो सारी चीजें देखता हूँ टेक्निकल चार्ट्स की, वो मैं देखता हूँ उन कंपनियों की जो रिलेटिवली बिग हैं। मैं कम से कम ऐसी कंपनियां देखता हूँ जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 10,000 करोड़ का है। मैं ज्यादा छोटी कंपनियों में नहीं जाता क्योंकि ज्यादा छोटी कंपनियों का मैंने कई बार देखा है कि वो कई बार बाउंस बहुत अच्छा करती हैं, कई बार एकदम गिर भी बहुत जल्दी जाती हैं, आपको ज्यादा समझ नहीं आती है। तो मैं बड़ी कंपनियों में डील करते हुए अपना पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करता हूँ। दूसरी बात मैं जो ध्यान रखता हूँ अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी में, जो मैं इस टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू और 10,000 करोड़ के मार्केट कैप को लगाने के बाद जो भी मेरे पास लिस्ट आती है कंपनी की, उस कंपनियों में मैं देखता हूँ कि उनका डिविडेंड यील्ड कैसी है। अगर किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड 4% या उससे ज़्यादा होती है तो वो मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में आ जाती है। तो कई स्टॉक हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में जो बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा सिर्फ डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक खरीदता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं दूसरे शेयर भी खरीदता हूँ। लेकिन अगर मेरी शॉर्ट लिस्ट में डिविडेंड यील्ड वाला भी स्टॉक होता है तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि उसको पहले खरीदूं, दूसरे बाद में लूं। तो जैसे कि मैंने कोल इंडिया लिया हुआ है, एमजीएल लिया हुआ है, आपका इन्फोसिस इतना अच्छा डिविडेंड देता है, हमारा एनटीपीसी अच्छा डिविडेंड देता है। तो ये सब मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट रहे हैं पिछले 6 महीने में और आगे भी रहेंगे। तीसरी बात, सेल, क्योंकि एग्जिट जो है ना वो बहुत जरूरी है। एंट्री तो कई लोग बहुत सही कर लेते हैं, लेकिन बेचने की जो टाइमिंग होती है ना वो भी बहुत जरूरी होती है। हालांकि कोई, मैं कहीं नहीं प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मैं आपको ऐसी चीज कोई बता दूंगा जिससे आपको पता लगा कि हमें हमेशा मैक्सिमम पॉइंट पे एग्जिट करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई अगर आपको बोलता भी है तो वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। कोई भी टाइम नहीं कर सकता परफेक्टली। हाँ, एक बार लकी हो सकता है, 2 बार लकी हो सकता है बंदा, लेकिन लॉन्गर टर्म हर बार इसको ठीक करना बहुत ही असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। तो मैं जो सेलिंग करता हूँ बेसिकली, जब प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं स्टॉक के तो मैं बेचना लगता हूँ। मैं बेचते समय भी कभी भी एक ही लॉट में सारा नहीं बेच देता। अगर मेरे पास 50 शेयर हैं मान लिया टाटा मोटर्स के, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 50 शेयर जैसे ही 10% स्टॉक ऊपर गया और मैंने बेच दिया, नहीं, मैं 10% ऊपर जाने पे शुरू कर देता हूँ बेचना। तो पहले मैं हो सकता है 10 शेयर निकालूं, फिर 15 निकालूं, ऐसे करके मैं 4 या 5 लॉट में उनको बेचता हूँ। उससे मेरे को ये फायदा होता है कि अगर कोई स्टॉक में मोमेंटम है, पॉजिटिव मोमेंटम है और वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं अपने एवरेज प्राइस जिस पे बेच रहा हूँ वो मेरा थोड़ा ज्यादा हो जाता है मेरी पहली ट्रेड के प्राइस से। तो उससे मेरे प्रॉफिट ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब मैं हमेशा ही बिल्कुल मैक्सिमम प्राइस पे बेच पाऊँ। तो मेरा एवरेज जो होता है वो हमेशा 10% से ज्यादा के प्रॉफिट वाला होता है। और जो एवरेज होती है मेरी 4 से 5 लॉट को बेचने के बाद वो जनरली 10% से ज्यादा की होती है। तो सेलिंग भी मैं स्टैगर तरीके से ही करता हूँ जैसे मैं बाइंग करता हूँ। एफएनओ की बात करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे कहा कि अभी मैंने एफएनओ रिसेंटली ही खरीदने बेचने शुरू किए हैं। तो मैं इसमें अभी नया ही हूँ, लेकिन जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है वो बेसिकली है कि मैं सिर्फ कवर्ड ऑप्शन, पहली बात तो मैं सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स में अभी नहीं ट्रेड कर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उसको पसंद नहीं करता, मुझे उसकी अभी इतनी समझ नहीं है जिसको मैं कॉन्फिडेंस से कह सकूं कि मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा तो मैं डेफिनेटली प्रॉफिट हूँ। लेकिन ऑप्शंस का मैंने पूरी रिसर्च कर लिया है, सिमुलेशन किया है मैंने कपल ऑफ मंथ, और फिर मैंने रियल ट्रेड भी किए हैं कपल ऑफ मंथ्स में। तो पहली बात तो मैं सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, दूसरी मैं सिर्फ कवर्ड ऑप्शंस करता हूँ। तो मतलब मैं जब पुट बेचने जाता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे पास पैसा हो कि अगर किसी वजह से वो ऑप्शन मेरी, वो मेरी पुट अगर इन द मनी हो गई तो मैं डिलीवरी ले सकूं शेयर की। तो ये जरूरी है कि आप पैसे रखिए, अदरवाइज आपका लॉस काफी ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मैं कॉल ऑप्शन अगर बेच रहा हूँ
तो भी मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे स्टॉक में वो शेयर्स हों, मेरे पोर्टफोलियो में वो शेयर्स हों, तभी मैं कॉल बेचता हूँ कोई। अदरवाइज क्या है, रिस्क ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही नेकेड ऑप्शन बेचेंगे, कॉल बेचेंगे, तो आपका अगेन लॉसेस काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट की स्ट्रैटेजी है, ये मैंने अपनी ट्रेडिंग में फॉलो की है, और ये 4 स्ट्रैटेजी ने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट आई गेस फायदा दिया है। 5 लाख का जो फायदा जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हुआ है मुझे, वो इनकी वजह से ही हुआ है कि मैं ये डिसिप्लिन तरीके से ये सब करता। मैं काफ़ी रूथलेस होता हूँ इन चीज़ों में। मैं कभी कोई सुनता नहीं हूँ, कभी कभी लोग बोलते हैं, टीवी कमेंटेटर बोलते हैं कि ये फलाना इतने प्राइस पे जाएगा, उतने मैं अपने डिसिप्लिन से चलता हूँ। 10% पे अगर मुझे बेचना शुरू करना है तो 10% से बेचना, अगर मुझे 15% में बेचना है तो मैं 15% पे बेचना शुरू करता हूँ। ऐसे ही खरीदने पे मैं डिप का ध्यान रख के, आरएसआई का ध्यान रख के, 52 वीक हाई और लो का ध्यान रख के मैं खरीदता हूँ। तो मैं कमेंटेटर्स की स्टोरीज से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉइज जो होती है, ये मार्केट से आती है, न्यूज़पेपर से आती है, न्यूज़ चैनल से आती है, उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड जितना कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। चलिए आप चलते हैं हम तीसरे पार्ट में और फाइनल पार्ट में। तीसरा पार्ट में मैंने जैसे कहा कि अब ये मैंने आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दिया, एक्चुअल अर्निंग अमाउंट शेयर कर दिए, मैंने आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की वो शेयर कर दी। आप क्लियरली खुद जज कीजिए कि वो सही हैं, या आपके पास हो सकता है और भी बेटर कोई आइडिया हो, तो आप इनको भी लीजिए और अपने बेटर आइडिया भी लीजिए और बढ़िया आगे बढ़िए, बजाय इसके कि आप ये कि अगर आपको पहली बार घुस रहे हैं तो हो सकता है ये आइडिया से आपको हेल्प मिले, एक हेड स्टार्ट मिले, आपको मिस्टेक ज़्यादा ना करनी पड़े, वो फायदा है। अब बात करता हूं मैं कि इन 6 महीनों में अगर मैं पीछे देख के बोलता हूँ कि मुझे जिन चीज़ों के लिए अच्छा लगता है कि मैंने हाँ अच्छे तरीके से किए, क्या मेरी लर्निंग है और क्या मेरी मिस्टेक थी जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। चलिए पहली बात करते हैं पेशेंस की। काफी लोगों से आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में आदमी को पेशेंस रहना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल कंफर्म करता हूं कि पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। कई हफ्ते ऐसे आएंगे, कई दिन ऐसे आएंगे जब आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होगे कि भाई कुछ प्राइस बढ़ नहीं रहा है या कुछ प्राइस घट नहीं रहा है, तो आप एक जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे, उससे नुकसान हो सकता है आपको। तो पेशेंस पूरी रखिए, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, आज नहीं तो कल आपको इसमें उसका फायदा जरूर होगा ही होगा। मैंने भी कई स्टॉक में क्या किया, वही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो गई कि स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है, तो मैंने उनसे एग्जिट कर लिया। जैसे अशोक लेलैंड मेरा एक शेयर था, मैंने एग्जिट इस पॉइंट पे किया कि मुझे उस पर बिल्कुल फेथ ही नहीं रही उस स्टॉक में। मुझे लगा कि ये तो कभी बढ़ेगा ही नहीं, तो मैंने लॉस ही बुक कर लिया उस शेयर पे, तो उस शेयर पे मुझे लॉस हुआ। लेकिन अगर मैं आज तक मैंने रखा होता और मैंने 3 महीने पहले बेचा है, अगर मैंने 3 महीने और रख लिया होता, पेशेंस दिखाई होती, तो आज मेरे को अच्छे प्रॉफिट मिल रहे होते उस शेयर पे। तो ये पेशेंस बहुत जरूरी है। इसी तरीके से एबट फार्मा मैंने एक शेयर खरीदा था। मैंने काफी टाइम तक रखा, बढ़ ही नहीं रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था, वो सेम प्राइस पे या उससे लोअर मेरे बाइंग प्राइस से नीचे ही रहता था। तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो जैसे ही एक दिन वो बढ़ा, उसमें मुश्किल से मुझे 1 या 2% की रिटर्न पे मैंने कहा चलो कुछ भी मिल रहा है लेके खत्म करो, तो मैंने खत्म कर दिया। अगर उस शेयर को भी मैंने अब थोड़ा और टाइम रखा होता तो मुझे आराम से उस पे भी 10-15% की रिटर्न मिल सकती थी। तो इन दो एग्जाम्पल से मैं बेसिकली आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरी गलती थी, इन दो स्टॉक में मैंने जल्दी निकली, जिसकी वजह से मैंने अपना 10-15-20% का और प्रॉफिट छोड़ दिया, गवा दिया। इनफैक्ट अशोक लेलैंड के केस में तो मुझे लॉस बुक करना पड़ा। तो जो मेरा 5,33,000 का आप नंबर देख रहे हैं, इसमें अशोक लेलैंड का लॉस भी इंक्लूडेड है। अगर मैं वो लॉस जीरो ही कर लेता एटलीस्ट, तो मेरा 5,33 हो सकता है 5,50, 5,60 होता। तो ये पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात, हमें बोल्ड होना बहुत जरूरी है। जब प्राइसेस गिरने लगते हैं, मार्केट गिरने लगती है, इतनी नेगेटिव न्यूज होती है, बड़ा नेचुरल है कि लोगों का कि नेगेटिविटी की वजह से लोग पैनिक हो जाते हैं, फियर आ जाता है कि यार ये तो बहुत कम होने वाला है, बहुत ज्यादा बुरे हाल होने वाला है, और पैसा नहीं लगाते अब, ये कंपनी पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, तो ऐसे थॉट आने लगते हैं। मेरे साथ भी हुआ ऐसा। मैंने येस बैंक में 300 रुपए से खरीदना शुरू किया, 250 पे खरीदा, 200 पे खरीदा, 150 पे खरीदा, लेकिन जब वो 100 पे आया, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि ये तो कंपनी अब डूबने वाली है। 70, 80, 100 पे इतना टाइम वो रही, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं खरीदे। फिर जाके मैंने एफपीओ में 12 रुपए का हुआ तब खरीदे, तो थोड़ी एवरेज मेरी कम हुई। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उसमें 70 के टाइम पे, 50 के टाइम पे, 80 के टाइम पे भी कुछ खरीदे होते तो मेरी एवरेज बहुत नीचे होती, और
इस स्टॉक में मेरे लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। दूसरा एयरटेल, एयरटेल जब 600 से गिरना शुरू हुआ 450 तक तो मैं खरीदता रहा, लेकिन 450 से नीचे जैसे ही गया मेरी हिम्मत, मुझे फियर लगने लगा कि भाई ये कंपनी भी कहीं डूब ना जाए। वो 400 पे गया, 390 तक भी गया, मैंने कुछ नहीं खरीदा। अब वही शेयर 500 प्लस का हो गया, अगर मैंने वो लिए होते 390 वाले या 400 वाले शेयर तो आज मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठा होता। लेकिन मैंने 450 पे अपनी लास्ट परचेज की, जो भी प्रॉफिट में है, लेकिन मैंने काफी सारा प्रॉफिट जो और हो सकता था, अगर मैं डिसिप्लिन रहता, बोल्ड रहता कि जब प्राइसेस गिर रहे हैं तो मैं खरीदता रहता, तो मैं आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहता। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे शेयरों में ऐसी गलती की है, जो मैंने यस बैंक और एयरटेल एग्जांपल दिए जिसमें गलती हुई है मुझसे, लेकिन मैंने कई जगह सही किया। जैसे बजाज फिनसर्व में मेरी कन्विक्शन थी, जैसे जैसे वो कम होता गया मैं खरीदता गया, कम होता गया मैं खरीदता गया। एमजीएल में भी ऐसे किया, कम होता गया मैं खरीदता गया। 800 रुपए तक भी जब एमजीएल गया तब भी मैं खरीद रहा था। उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जब ये बाउंस बैक किए शेयर, जब ये ऊपर बढ़ने लगे, तो मेरे पास बहुत सारे शेयर थे जो मैं थोड़े थोड़े करके बेचने लगा और प्रॉफिट बनाने लगा उसमें। तीसरी चीज, मेरे को लग रहा है कि जैसे मैं ऑप्शंस की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, कि मैं जनरली अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ करंट मंथ की ही ऑप्शन बेची हैं। मेरे अब एक कन्विक्शन ये भी आ गई है, लर्निंग ये भी आ गई कि मुझे ओपन रहना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ की या फार मंथ की भी अगर ऑप्शन बेचनी है तो बेच देनी चाहिए, उसमें कोई नहीं है, उससे मेरा प्रीमियम पोटेंशियल टू अर्न मोर मनी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो भी एक लर्निंग है जो मैंने नहीं की अभी तक, लेकिन मैं आगे के लिए तैयार हूँ वो करने के लिए। और लास्ट चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो है ना, अपॉर्चुनिटी लॉसेस की वजह से वरी नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी लॉसेस का मतलब बेसिकली क्या है कि देखो, शेयर मार्केट एक कुआं है, पानी का कुआं। आप पानी का कुआं में से पूरा का पूरा पानी लेने की कोशिश करोगे तो आप नहीं ले पाओगे। आप अपनी एक बकेट लेनी है, दो बकेट पानी की लेनी है, वो आप ले सकते हो। इसी तरीके से प्रॉफिट में भी शेयर मार्केट जो है ना, आप अपना सोचो कि आपने 15% का, 20% का, 10% का प्रॉफिट का टारगेट जो बनाया है, आप उतना लो और प्रॉफिट में रहो। ये मत सोचो कि अगर मैं रहता तो मेरा 30% हो जाता, अगर मैं ऐसा होता तो मैं 50% प्रॉफिट। वो सब अपॉर्चुनिटीज की बात। एज लॉन्ग एज आप प्रॉफिट बना रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन में, आपको खुश रहना चाहिए। आपको जो लॉसेस हो गए अपॉर्चुनिटी के, उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि मतलब हम लोग कहते हैं, अरे यार एक दिन और रख लेता मैं शेयर तो मेरे को 100 रुपए और मिल जाते। लेकिन ये गेम ना कभी नहीं खत्म होता, हमेशा ही कभी ऐसे लगेगा कि अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, ऐसा होता तो वैसा हो। तो वो जो है ना, हाइंडसाइट वाला गेम, वो नहीं खेलना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी लॉस के लिए वरी नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने कंटेंट आपके साथ शेयर किया वो आपको पसंद आया होगा। और जो मैंने स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की है, लर्निंग मैंने जो शेयर की है, वो आप भी फॉलो कर पाएंगे अपनी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, और आप मेरे से भी ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे ढंग से बना के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके लाइक्स का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। हमारी व्यूइंग कम्युनिटी का, व्यूअर कम्युनिटी का पार्ट बनिए। हम पूरे इस मिशन में लगे हुए हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं शेयर मार्केट के, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें अपने व्यूअर्स के लिए। तो इस जर्नी में आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और हमें बताइए कि किन टॉपिक पे हम और वीडियो बनाएं और इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।